जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। तो हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज कहते हैं और इसका चैप्टर 7 का ये पार्ट 2 है। ठीक है। और मैं चैप्टर का नाम क्या था? पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कैसे था हुआ चाइना जापान के बारे में, कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, कैसे अपने आप को पावरफुल बनाया था। तो अब हम उससे पहले हमने ये नारुतो कोनन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन के बारे में। जब हम बात करें इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में हम चाइना और जापान के बारे में बात कर रहे थे। अगर वर्ल्ड मैप पे देखें, ये इंडिया, अगर वर्ल्ड मैप पे देखें जापान कहाँ पे है, तो इंडिया के अगर हम ईस्ट साइड पे जाएंगे तो हमें जापान का एरिया देखने को मिलेगा। मैं अगर इसे जूम आउट करके दिखाऊं, देखो, नहीं, क्लाउड्स आ गए, ये जापान है। और अगर आप देखो इंडिया यहाँ पे, हम इसके ईस्ट साइड में जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको जापान दिख रहा है, फिर यहाँ आपको साउथ कोरिया भी ये कॉन्टिनेंट कंट्री दिख रही है कि नहीं? आप अगर ध्यान से देखो, मैं आपको जूम आउट कर, देखो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग हो गए। नहीं बताया तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हम कोरिया के बारे में पढ़ेंगे उसमें हमें आपको पता चलेगा कैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग हुए थे। और ऑब्वियस सी बात है, ये आपको चाइना दिख ही रहा है। ये जो इतना सा बड़ा हिस्सा आपको ये चाइना दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके जो रीजन है, ये पूरा अप्रोक्सीमेटली किसका है? चाइना का, ये वाला हिस्सा। ठीक है। चलिए वापस आते हैं। बोला गया है चाइना एंड जापान प्रेजेंट अ मार्क्ड फिजिकल कॉन्ट्रास्ट। चाइना इज अ वास्ट continental country that spans many climatic zones. The core is dominated by three major rivers: Yellow River, Yangtze River, which is the third longest river in the world, and Pearl River. The largest part of the country is mountainous. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज बोली गई है, जो चाइना है वो क्या है? एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ठीक है। आप देखो कितना ज्यादा एरिया इसने लेके रखा है। यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा, ये जो मार्क किया हुआ है कि नहीं? कितना बड़ा लैंड मास किसके पास है? चाइना के पास है। दूसरा क्या बोला गया? काफी सारे इसके पास क्या है? क्लाइमेटिक जोन्स है। ये तो ऑब्वियस बात है, जब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होगा, जब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उसके काफी सारे क्लाइमेटिक जोन्स होंगे, है कि नहीं? द कोर इज डोमिनेटेड बाय 3 रिवर्स, और मोस्टली 3 रिवर यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। कौन सी? येलो रिवर, यांगत्से रिवर और पर्ल रिवर। अगर मैं आपको वापस जाके दिखाऊं, जापान, येलो रिवर, ठीक है, ये आपको येलो रिवर का लोकेशन दिख रही है, कैसे वो मूव ऑन कर रही है। ये पूरा का पूरा यहाँ से ये पूरा क्रॉस होते हुए, ये पूरा क्रॉस होते हुए। तो सोचो, एक तो येलो रिवर इतनी लंबी कॉन्टिनेंट मतलब स्ट्रेच किया हुआ है। दूसरी हमारी कौन सी रिवर थी? यांगत्से रिवर। ठीक है। यांगत्से रिवर, यांगत्से रिवर आपको यहाँ का ही देखो, अगर आप ये ज्यादा ही जूम आउट हो गया, आपको इस साइड में नदी जाती दिख रही है, ये जो यू शेप सा बना रही है। ज्योग्राफी में भी इसके लिए एक टर्म कहते हैं। क्या टर्म है वो बता सकते हैं कमेंट डाउन, अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो अगर मैं और जूम आउट करूँ तेजी से, तो मैं क्या देखता हूँ? यांगत्से रिवर यहाँ पे है, येलो रिवर हमें यहाँ पे है, इस साइड से बहती है येलो रिवर। ऐसी काफी सारी जो नदी है चाइना में बहती है। यांगत्से रिवर इसलिए दिखा है क्योंकि थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और काफी सारा पार्ट जो चाइना का है वो किससे कवर है? माउंटेन से। क्योंकि देखो चाइना कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है कि नहीं? यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, गुजरात, इन सब स्टेट से लेके अब इससे 23.5 डिग्री से ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? चाइना वगैरह, मंगोलिया, रशिया। तो काफी सारा पार्ट जो इसका वो किससे कवर अप होता है? ये माउंटेन रीजन से कवर अप होता है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी वही चीज बता रखी है कि चाइना जापान की टेरिटरी के बारे में। ठीक है। जब पुराना टाइम था उस टाइम जापान की इतनी ज्यादा टेरिटरी हुआ करती है। ठीक है, देख रहे हो? ये पूरा का पूरा किसका था? जापान की टेरिटरी थी। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। दी डोमिनेंट एथनिक ग्रुप वॉज हान। यहाँ पे ना काफी सारे ग्रुप थे, उसमें से जो डोमिनेटेड था वो कौन सा था? हान था। एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज। और वहां पे कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है? चाइनीज लैंग्वेज, जिससे क्या बोला गया? पुटोंगुआ। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि पुटोंगुआ कहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है, ये नहीं बोल जाएगा चाइनीज लैंग्वेज, बस कौन सी एथनिक ग्रुप ज्यादा बोलते थे, तो ये आ सकता है पुटोंगुआ। बट देयर आर मेनी अदर नेशनलिस्ट such as Uyghur, Hui, Manchu, Tibetan, aside from the dialects। देखो अब ये बोला गया जैसे कि
और भी सारे जो ग्रुप्स थे, एक तो सबसे डोमिनेटेड हान था, उनके अलावा उइगुर भी लोग थे, हुई भी लोग थे, मांचू भी लोग थे, तिब्बतन भी लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंड असाइड फ्रॉम द डायलेक्ट सच एज कैंटोनीज एंड शेंगनीज, देयर आर अदर माइनॉरिटीज लैंग्वेज स्पोकन एज वेल एज। वही चीज बोला गया है कि अगर हम ये देखें कि डायलेक्ट्स क्या होते हैं, वो लैंग्वेज जो सिर्फ ओरली बोली जाती है, ठीक है, ओरली बोली जाती है, उन्हें लिख नहीं सकते, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडिया में भी, ठीक है, इंडिया में भी भोजपुरी लैंग्वेज अगर बोले, ठीक है, हरियाणवी लैंग्वेज बोले, ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस जिन्हें हम बोलते हैं, लिखते नहीं है, तो इससे डायलेक्ट्स होती है, ठीक है। तो चाइना में भी उस टाइम पे काफी सारी डायलेक्ट्स का यूज किया जा रहा था, ठीक है। aside from the dialects such as ये there are many minority language, जैसे कि मेजरली जो डायलेक्ट्स थी वो कौन सी थी, कैंटोनीज थी जो कि यूई थी, और शेंगनीज थी, ठीक है, वो जिसे कह रहे हैं। उसके अलावा भी काफी सारी माइनॉरिटी में बोले जाने वाली लैंग्वेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चाइनीज फूड रिफ्लेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी विथ एटलीस्ट 4 डिस्टिंक्ट टाइप। अब बोला गया चाइनीज फूड को ना 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। चाइनीज फूड को कितने में, 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। अब एक क्या होता है ना कि फूड से ना तुम्हें वहां की ना डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। जैसे अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, चाइनीज फूड, अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको साउथ इंडियन इडली डोसा ये सब मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आओगे मुंबई की साइड पे तो आपको वड़ा पाव ये सब देखने को मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ दिल्ली की साइड आओगे जहां मैं रहता हूँ, वहां पे आपको छोले भटूरे ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो फूड क्राइटेरिया होते हैं वो आप एक रीजनल डाइवर्सिटी दिखाती है, मतलब कि वो जो फूड है वो कहाँ का है। तो चाइना में जो फूड था ना, अलग अलग जगह से अलग अलग फूड आते थे, तो वो उस चाइना की डाइवर्सिटी दिखाते कि चाइना में कितना डाइवर्स कल्चर था। ये 4 टाइप का था, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। द बेस्ट नोन इज सदर्न और कैंटोनीज कुजीन, एज मोस्ट ओवरसीज चाइनीज केम फ्रॉम द कैंटोन एरिया विच इंक्लूड डिमसम विच मीन्स लिटरली टच योर हार्ट, ठीक है। अब ये चीज बोला गया है। और एक और चीज, असॉर्टमेंट ऑफ पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स, बोला गया साउथ में ना जो खाना खाया जाता वो क्या था, डिमसम था और पेस्ट्रीज डम्पलिंग्स। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, ठीक है, डिमसम क्या है, एक टाइप से मोमोज हो गया, ठीक है। आप कहते हो कि दिल्ली वाले तो इसे मोमोज कहते हैं, होता मोमो है बट मोमोज कहते हैं ना, तो ये क्या है, हमारा डिमसम हो जाता है। फिर जो पेस्ट्रीज, ये तो सबको पता होगा पेस्ट्रीज क्या होती है। फिर मैं आपको इमेज ये सब दिखा दूं, ये सारी की सारी क्या है, पेस्ट्रीज है, ठीक है। और वापस आता है, डम्पलिंग्स भी ऐसे ही होता है, उसके जैसे स्टफिंग डाल देते, जैसे आलू का पराठा होता है ना, उसके अंदर मसाला डाल देते, तो उसके अंदर कुछ स्वीट सा डाल देते हैं, ठीक है, मैदे के अंदर, तो डम्पलिंग्स हो जाता है। तो ये जो टाइप के जो फूड थे ये चाइना में ज्यादा चलते थे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग आए थे वो कैंटोन इलाके से थे। कैंटोन इलाका जो चाइना का है वो आपको मैप पे दिखाता हूँ, देखो अगर मैं दिखाऊँ, CN कैंटोन, CNTON, कैंटोन चाइना। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखो यांगत्सी, ये वाला जो हिस्सा है ना चाइना का, इसे बोला गया, अच्छा आ गया क्या, ये जो हिस्सा है साउथ मतलब पूरा ईस्टर्न चाइना का, इसे बोला गया कैंटोन इलाका, ठीक है। यहाँ से मोस्टली लोग जो चाइनी के लोग थे ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ की तरफ शिफ्ट होते, इस डायरेक्शन में जाते, तो इस एरिया को बोला गया। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ना इस रीजन में ये कुजीन जो कि डम्पलिंग्स हो गई, ठीक है, आपका डिमसम हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, ये काफी ज्यादा फेमस थी, ठीक है। साउथ में ये बोला गया। इन नॉर्थ कहाँ गया, इन नॉर्थ व्हीट इज द स्टेपल फूड। अब नॉर्थ में कौन सा था, गेहूं वगैरह, ठीक है, ये क्या है, एक स्टेपल फूड हमें देखने को मिले। वाइल इन क्या बोला है, शेजवान, ठीक है, शेजवान स्पाइसेस ब्रॉट फ्रॉम द बुद्धिस्ट मॉन्क इन द एंशिएंट पीरियड अलोंग द सिल्क रूट एंड चिलीज बाय पोर्चुगीज ट्रेडर्स इन द 5th सेंचुरी हैव क्रिएटेड अ फेरी कुजीन। अब ये चीज बोला कि नॉर्थ में तो व्हीट है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा इंडिया में भी अगर आप देखो शेजवान चटनी, ठीक है, जो आपको बहुत स्पाइसी लगती है कि नहीं, स्पाइसी मतलब एक बहुत तीखी टाइप की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप देखोगे चिंग्स शेजवान चटनी कुछ ऐसे करके है, कोई तो हीरो में नाम भूल गया उसका, वो इसका ऐड करता रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के स्पाइसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कौन लेके था, बुद्धिस्ट मॉन्क लेके आए थे एंशियंट पीरियड में, ठीक है। एंशियंट पीरियड में बहुत पहले, जबकि मिडिवल हिस्ट्री जो होती है 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, कौन सी, एंशियंट, ठीक है, मिडिवल और मॉडर्न।
ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये मतलब चाइना के कॉन्टेक्स्ट का तो नहीं, जो 1947 के बाद वाला इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो क्या हो जाता है, नहीं ये तो हमारा पॉल साइंस शुरू हो जाता है। बट मॉडर्न जो होती है ना वो हम कहते हैं ब्रिटिशर्स एक मान के चलते हैं, ब्रिटिशर्स से 1947 तक का जो पीरियड होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बट चलो छोड़ो। तो बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे वो एंशियंट पीरियड में इसे लेके आए थे। और उसके बाद अलोंग द सिल्क रूट, अब सिल्क रूट क्या है मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ। ये जो आपको इमेज देखने को मिल रही है ये क्या है, आपका सिल्क रूट। चाइना के शंघाई बीजिंग से होते हुए ये पूरा समरकंद जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अर्मेनिस्तान इन सब से क्रॉस होता हुआ, दिल्ली से भी ये सिल्क रूट क्रॉस होता हुआ देखो यहाँ बंगाल की साइड जाता हुआ हमें देखने को मिलता है। फिर तेहरान, बगदाद, फिर ये कायरो, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो रास्ता हमें देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा हमारा सिल्क रूट है। तो ऑलमोस्ट देखोगे तुम ईस्ट से लेके वेस्ट तक का हिस्सा, ऑलमोस्ट वेस्ट तक का, यूरोप तक का हिस्सा जो क्या था इस सिल्क रूट से कवर था। तो काफी सारे स्पाइसेस ये जो चीजें थी वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। चिलीज पोर्चुगीज लेके आए थे 15th सेंचुरी, मतलब क्रिएटिव फीड्स कुछ, मतलब अब इतनी सारी चीजें जब चाइना में आ गई थी ना एक अच्छी खासी डिश बन सकती थी। बट आज के टाइम पे देखोगे आज भी क्या, आज के टाइम पे कोई ना कोई केस चाइना निकाल ही देता है। कोविड-19 उठा लो या फिर HMPV देख लो, आज के टाइम पे तो क्या ही बोले, उनकी इतना अच्छे खासे खाने को है फिर भी फालतू का खाते रहते हैं। इन ईस्टर्न चाइना बोथ राइस एंड व्हीट आर ईटन, अब क्या बोला ईस्टर्न चाइना में क्या है, चावल और व्हीट दोनों खाया जाता है। ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने चाइना की बात की, अब बात करें हम किसकी, जापान की। जापान बाय कॉन्ट्रास्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, जापान क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड है। अगर मैं आपको वापस दिखाऊं, देखो जापान के ना टोटल कितने सारे आइलैंड है, 1 2 मेनलैंड आइलैंड, ये 3 आइलैंड, ये 4 आइलैंड, और यहाँ पे छोटे 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 आइलैंड काफी सारे हैं। तो ये क्या है, ये जापान की टेरिटरी है। द फोर लार्जेस्ट बीइंग होन्शु, क्यूशु, शिकोकू एंड होकाइडो। चलिए देखते हैं इन चारों को। नहीं ये नहीं है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो होकाइडो सबसे टॉप वाला इस वर्ल्ड मैप से, देखो ये जो टॉप पे जो आपको देख रहा है ये क्या है, होकाइडो है। उसके बाद फिर कहता है होन्शु, ये जो सबसे बड़ी जो आइलैंड है वो कौन सा हमारा, होन्शु। ये क्या है, ये वाला होन्शु, ठीक है। यहाँ पे आपको टोक्यो वगैरह उसकी जो कैपिटल है वो देखने को मिलेगी, ये क्या है, होन्शु। उसके आगे चले फिर ये क्या है, शिकोकू, शिकोकू हमें देखने को मिलेगा, ये रहा हमारा शिकोकू यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है हमारा शिकोकू एरिया। उसके बाद जो चौथा आइलैंड है हमारा क्या है, क्यूशु, ठीक है। क्यूशु कौन सा हो गया, ये एंड वाला, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 आइलैंड मिलके यहाँ पे जापान बनाते हैं, मेजरली 4 आइलैंड्स, ठीक है, लार्जेस्ट जो है इनमें से। The Okinawa chain is the southernmost and the same latitude of the Bahamas। अब बात की गई ओकिनावा चेन। अब ये आप कहोगे सर आपने आइलैंड कराया ओकिनावा चेन है नहीं, चलो ओकिनावा चेन भी समझा देता हूं मैं। ओकिनावा चेन ये वाला है, ठीक है। ये जो आइलैंड देखने को मिल रहा है आपको छोटे 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 छोटे, इसे बोला गया ओकिनावा चेन, ठीक है। जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ये बोला गया, और ये किसके सेम लैटिट्यूड पे, इज द सदर्न मोस्ट ऑफ द सेम लैटिट्यूड, मतलब अब बहामा से कंट्री जिसके सेम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, ये 0 डिग्री है, ये लेटीट्यूड है 23.5, ये लेटीट्यूड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 23 पे पहुंचोगे, फिर ऐसे करके 66.5 पे पहुंचोगे। लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, ठीक है। तो जिस मान लो कि अगर ये लेटीट्यूड जा रहा है, यहाँ पे जापान है, ठीक है, ओकिनावा चेन है, ठीक है, उसी लैटिट्यूड पे कौन सा बहामास की कंट्री भी हमें देखने को मिलती है। More than 50% of the land area of the mainland is mountain and the Japan is situated in a very active earthquake zone। अब हमने पढ़ा था कि चाइना में क्या है, सारे के सारे क्या है, चाइना के अंदर सारे के सारे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जापान में भी सारे के सारे हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं हाँ, मेनलैंड मेन आइलैंड्स ऑफ द माउंटेन, ठीक है। एंड जापान इज सिचुएटेड वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन। आप कहोगे सर अर्थक्वेक जोन कैसे, देखो आपको ये मोटी सी लाइन देखने को मिल रही है, देखो थोड़ा सा अगर मैं अगली बार से क्लाउड हटवा दूंगा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये चीज, ये पूरा का पूरा ये क्या है, रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे ना ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये कौन सी नदी, ये नदी कह रहा है, ये ओशन कौन सी है, पैसिफिक ओशन है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये क्या होता है, एक कॉन्टिनेंट वाटर जो क्या होता है, जब भी कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो 3 टाइप के क्रिएशन होते हैं। रुको वहां पे दिखाता हूं। अगर 2 कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं तो अर्थक्वेक आएगा। 2 कॉन्टिनेंट डाइवर्ज हो रहे हैं
तो क्या होगा, तो अर्थक्वेक आ सकता है। जब दो कॉन्टिनेंट आपस से बस क्रॉस होके निकल जाए, ठीक, कॉन्टिनेंट मतलब कि प्लेट्स, ठीक है, ओशनिक प्लेट्स या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है, तो ये जब आपस में रगड़ के भी निकल जाए तो भी अर्थक्वेक आता है। तो जो जापान है वो इसी प्लेट के बीच में आपको देखने को मिले डाइवर्जेंस आउट का आ रहा है। तो जब एक प्लेट यहां से टकराती है, एक प्लेट यहां से टकराती है, एक प्लेट यहां से टकराती है, तो जापान में अर्थक्वेक आना लाजमी है, ठीक है। These geographical conditions have influenced architecture. The population is largely Japanese, but there are small Ainu minorities Korean who were forcibly brought labor when Korea was Japanese colony. अब हुआ क्या कि ये जो geographical condition है, geographical condition कैसी, अब जापान में क्या होता है ना, जैसे ही कोई भी अर्थक्वेक आया तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, फिर अर्थक्वेक आया फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग बनता है, फिर अर्थक्वेक आया तो फिर उसके रेजिस्टेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो इससे क्या ना, जापान का अगर आप आर्किटेक्चर देखो बहुत सही है इस मामले में, कि अर्थक्वेक आया तो उनकी बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होगा, सुनामी आई तो उनकी बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होगा। मतलब उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना कि उन्हें उन चीजों से कोप अप करना सीख लिया है। The population is largely Japanese, but there are small Ainu minorities. मतलब कि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की तो उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी होगी, जापानीज होगी, बट जो स्मॉल माइनॉरिटीज जैसे कि हमने आइनो देखते हैं, कोरियन लोग देखते हैं, वो क्या है हमें जापानीज कॉलोनी में भी देखने को मिलता है। अब ये लोग आए कहां से, इन्हें फोर्सिबली लाया गया था किस, एज अ लेबर। जब जापान अपनी कहा गया, ये देखो इतनी टेरिटरी दिख रही है आपको, कोरिया भी देखने को मिलेगा, चाइना भी देखने को मिलेगा, फिर रशिया का पार्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, मंगोलिया का भी कुछ पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो टेरिटरी इतनी सारी थी तो जापान को लेबर भी चाहिए था, तो जापान ने क्या किया, यहां से लेबर लेके आया था, ठीक है। जापान लैक अ ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रेयरिंग। अब जापान में पहाड़ है, भूकंप आते हैं, तो वहां पे क्या एनिमल रेयरिंग होगी, वहां पे कोई जानवरों को पालन करेगा, नहीं करेगा ना। राइस इज अ स्टेपल क्रॉप एंड फिश द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब क्या है, चावल वहां का क्या एक स्टेपल क्रॉप है, और जो फिश है वो उन्हें ज्यादातर प्रोटीन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आसपास सारी तरफ सी है, तो उन्हें फिशरी वगैरह में उनका क्या है एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। मतलब फिश आई, खाया पिया मौज किया। रॉ फिश जैसे कि शशीम या सुशी हैज नाउ बिकम अ वाइडली पॉपुलर डिश अराउंड द वर्ल्ड एज इट इज कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। अब जैसे कि सुशी हो गया, ठीक है, शशीमी हो गया, या कुछ और भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, ये क्या एक पॉपुलर डिश हम कहते हैं दुनिया में ना। अगर आप कहोगे सुशी, हर कोई जानता है सुशी, शायद कुछ ना भी जाने, तो इस टाइप की जो डिश है वो दुनिया में फेमस किस वजह से, जापान की वजह से, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्दी पाई जाती थी। अब अगर हम बात करें जापान का पॉलिटिकल सिस्टम की, ठीक है, जापान के पॉलिटिकल सिस्टम की, उससे पहले जाने से पहले अगर आप ये देखो कहाँ गया, सबसे ऊपर कौन सा होता था, हमारा एम्परर होता था, उसके बाद आते थे शोगुन, ठीक है। एक टाइप से मान लो अगर आपने रोमन एम्पायर पढ़ा था, रोमन एम्पायर में मैंने क्या बताया था, रोमन एम्पायर में चीजें होती ना कि ये कौन हो गया, अब मान लो किंग हो गया, फिर ये कौन से हो गए, नोबल्स हो गए, ठीक है, और ये कौन से हो गए, दाइमोस, जो मतलब दाइमोस तो नहीं कहेंगे, ये जो समुराइज हो गए वो तुम्हारे कौन से हो गए, पीजेंट्स हो गए। तो उसी से थोड़ा बहुत हम रिलेट करके ना जापान के कल्चर को पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप ये देखो, एम्परर क्या है, टॉप होगा जापानीज का, ठीक है, एम्परर के पास सारी पावर है, उसके अंडर आ जाते हैं कौन से, हमारे शोगुन्स आ जाते हैं। शोगुन्स के पास जो भी हो गए क्या कहते हैं, एम्परर से थोड़ी कम, बट जो दाइमो है, ठीक है, इनसे ज्यादा पावर होगी। ये जो बगल में खड़े हैं ये कौन है, इनके दाइमो है, ठीक है, ये कौन हो गए, वेल्दी लैंड ओनर्स, ठीक है, ये बात समझ। फिर उसके बाद कौन से थे, समुराय। समुराय कौन हो गए, तुम्हारे रोमन एम्पायर में देखोगे नाइट्स हो गए, ठीक है, एक टाइप से। ये कौन हो गए, जापान वॉरियर क्लास, जो एक टाइप से वॉरियर्स होते थे जिन्हें पैसा दो और तुम्हारे लिए लड़ेंगे। फिर उसके बाद वही पीजेंट, आर्टिसन, फिर मर्चेंट्स, ठीक है, एक थोड़े से अपर क्लास है, थोड़े से लोअर क्लास। इस टाइप से हम जो जापान का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, मेनली हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहले कौन सा आएगा, हमारा किंग आएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्परर भी कहते हैं, एम्परर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे कौन आए, शोगुन आए, ठीक है। उसके बाद कौन से हमारे, दाइमो आए, दाइमो, ठीक है। ये बात समझ में आई, आप ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर याद रहेगा दिमाग में, मैंने उसके लिए यहाँ पे बना भी दिया, क्योंकि हम मेनली इन्हीं तीनों के बारे में बात करने वाले। हम इसमें ये चीज देखेंगे कि कैसे क्या होता है कि जो एम्परर है वो अपनी पावर लूज करता है, और जो शोगुन है वो एज अ एम्परर एक्ट करने लग जाता है। तो ये चीज हम इस टॉपिक में देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम में। एन एम्परर हैड रूल्ड जापान फ्रॉम क्योटो, बट बाय द 12th सेंचुरी द इंपीरियल कोर्ट लॉस्ट पावर टू शोगुन। वही चीज जो मैंने आपको पहले बोली थी, हुई थ्योरी रूल्ड
इन द नेम ऑफ द एम्परर। अब यहाँ चीज ये बोली गई है, जो एम्परर था उसने पूरे जापान पे क्या अच्छा खासा रूल करता। बाय द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के आते आते, मतलब हम देख रहे हैं कि 1100 से लेके 1200 के बीच की बात हो रही है, ठीक है। इस बीच में आते आते क्या हुआ, जो इंपीरियल कोर्ट था, जो कि किंग था, एम्परर था, इंपीरियल कोर्ट मतलब कि जो कि किंग की बात की गई है, ठीक है। जो किंग था उसने क्या किया था, अपनी जो पावर थी वो किसे लूज कर दी थी, शोगुन को। शोगुन कौन था, सेकंड नंबर पे। यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे, देखो यहाँ लिखा द एक्चुअल रूलर ऑफ जापान, ठीक है। असली रूलर कौन था, शोगुन था। तो शोगुन को उसने पावर लूज कर दी। हु इन थ्योरी रूल्ड इन द नेम ऑफ एम्परर। एम्परर वो कहता है एम्परर है, मतलब ऐसे नहीं कि एम्परर को हटा दिया था, उसकी पावर कम हो गई थी। जो भी शोगुन कहता था एम्परर उस पर साइन करके देता था, जो भी शोगुन कहता है एम्परर उसकी बात मान लिया करता था। तो एक टाइप से बात हो रही है कि शोगुन ना एम्परर के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है, बट एम्परर से पूछ के। बट असली में क्या हो रहा है, शोगुन एम्परर को बता रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रॉम 1603 to 1869 member of Tokugawa family held the position of shogun। अब 1603 से लेके 1867 तक क्या हुआ था, जो टोकुगावा फैमिली थी, शोगुन कौन थे, टोकुगावा फैमिली के जो मेंबर्स थे वो शोगुन थे, उनने अपनी जो पावर थी अपने हाथ में रखी हुई थी। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 250 डोमेन्स अंडर द रूल ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड दाम्यो। अब क्या था कि जो शोगुन है, ठीक है, शोगुन के अंदर कौन है, ठीक है, दैम्यो कह लो, ठीक है। अब क्या था, दैम्यो जो था ना, हर एक दैम्यो एक जो डोमेन मतलब एक हिस्से का ना, यहाँ पे लिख देता हूं पहले, हक रखता था, मतलब डोमेन मतलब कि जो दैम्यो था वो क्या करेगा, एक हिस्से पे कंट्रोल रखेगा, ठीक है। ऐसे करके कितने थे, ऐसे करके हमें 250 डोमेन देखने को मिलते हैं, मतलब कि टोटल 250 ये दाम्यो भी होंगे और 250 डोमेन भी होंगे। ऑब्वियस सी बात है, हर एक दाम्यो एक एक डोमेन का उसके बारे में क्या रूल है, मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, जो भी उसका केयर टेकर कह लो, ठीक है, वो दाम्यो होता था यहाँ पे। The shogun exercised power over the domain lords, ordering them to stay in the capital Edo, modern Tokyo, for long periods so that they would not pose a threat। अब क्या था, जो शोगुन था, इनके ऑब्वियसली बात है, शोगुन अगर इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे डोमेन संभालेगी तो दाम्यो के ऊपर चेक रखेगा कि नहीं रखेगा, ठीक है, दाम्यो के ऊपर, दाम्यो के ऊपर, ठीक है, चेक रखेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जब चेक रखेगा ना, तो उन्हें कैसे कहता कि अब ये जो बंदा है, ठीक है, जो डैम्यो बंदा ये रिवॉल्ट ना कर दे, तो इसलिए क्या करता, उन्हें अपनी कैपिटल में रखवाता था, एडो में। मान लो ये पूरा जापान है, ठीक है, अरे मैप पड़ा है अपने पास यार, हम इस्तेमाल क्यों ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको ये टोक्यो दिख रहा है, ये उस टाइम का क्या है, एडो, या इसे क्योटो कह लो, ठीक है। तो ये टोक्यो जापान की कैपिटल है। अब मान लो कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी टूटा पड़ा है, यहाँ पे भी टूटा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ज्यादा सही, वहां पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। मान लो जापान है और यहाँ पे क्या है, इस हिस्से में क्या है, हमारा कैपिटल है। अब ये काफी सारे हिस्सों में जापान जो है ना उसे तोड़ दिया गया, ठीक है, 250 डोमेन में तोड़ दिया। तो यहाँ का जो क्या है, जो डैम्यो होगा वो भी आके कैपिटल में रहेगा, यहाँ का डैम्यो भी कैपिटल में रहेगा, हर जगह जितने भी डैम्यो होंगे वो सारे के सारे आके कैपिटल में ही रहेंगे। इससे क्या है कि राजा इन डैम्यो से आसपास ही रह सकता है और इन पे भरोसा कर सकता है। ये नहीं रहेगा कि मान लो कोई दूर रहता है तो उन पे थोड़ा भरोसा कम हो जाता है, क्या पता वो राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दे, राजा मतलब शोगुन के खिलाफ रिवोल्ट कर दे। ये चीज हमें देखने को मिलती है। He also control the major cities and mines। अब जो शोगुन है वो क्या करता था, मेजर जो सिटीज है और माइंस है उन्हें कंट्रोल करता था। The samurai, the warrior class were ruling elite and served shogun and daimyo। जो समुराय है, मैंने आपको जैसे बताया था, थर्ड में कौन आता है, हमारे वॉरियर क्लास, जो कि हमारे क्या है, समुराय है। समुराय क्या है, एक अरे हाँ, समुराय क्या है, वर रूलिंग एलीट, द समुराय वर द रूलिंग एलीट एंड सर्व्ड द शोगुन एंड दाइमो। ये क्या कहते हैं, अब शोगुन क्या कहता है, इन्हें पैसे देगा तो ये शोगुन के लिए लड़ रहे होंगे, ये पैसे देंगे तो ये दाइमो के लिए लड़ रहे होंगे, ठीक है। वॉरियर मतलब उन्हें बस यही चीज था कि उन्हें पूरे दिन बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, लड़ाई करते रहनी है अपनी, मतलब लड़ाई मतलब कि अपने आप को इंप्रूव करते रहना है, प्रैक्टिस करते करते, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। इन द लेट 16th century 3 changes laid the pattern for the future development। अब क्या होता है 16th सेंचुरी में, लेट 16th सेंचुरी में क्या 1590s या 80s के अराउंड पे क्या हुआ था कि हमें देखने को मिलते 3 चेंजेस, बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते जिसने फ्यूचर के डेवलपमेंट में मदद की। पहला कॉन्सेप्ट, द पीजेंट वाज डिसआर्म्ड एंड ओनली द समुराई कुड कैरी स्वॉर्ड। पहला ये हुआ था कि जो पीजेंट थे, जो हमें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं वापस,
जो ये प्रेजेंटरी क्लास है, ठीक है, प्रेजेंट्स एंड आर्टिसन, जो ये हमें 1 2 तीसरे चौथे नंबर पे देखने को मिलता है। क्या होता है, जो प्रेजेंटरी क्लास थी उन्हें क्या बोला कि आप ना स्वॉर्ड अपने पास नहीं रख सकते, और सिर्फ जो समुराई क्लास है वही अपने पास क्या रख सकता है, स्वॉर्ड। दिस इंश्योर्ड पीस एंड ऑर्डर एंडिंग द फ्रीक्वेंट वॉर विद ऑन फ्रीक्वेंट वॉर ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। अब इससे क्या होता है, जो शांति आ गई। अब क्या, अगर सबके पास बंदूक हो ना, सबके पास अगर आर्म्स हो, सबके पास हथियार हो, तो ना शांति नहीं रहती, ठीक है। तो क्या बोला कि जब अगर हम प्रेजेंटरी क्लासेस स्वॉर्ड ये सब हटा ले तो एक शांति हमें उन्हें देखने को मिलती है। एंडिंग दी फ्रीक्वेंट वॉर, ऐसे क्या लड़ाई झगड़ा जो भी क्या हुआ, ये चीज कम हो गई। अब सेकंड उसने क्या चेंजेस होते, देम यू वर ऑर्डर्ड टू लिव इन द कैपिटल ऑफ द डोमेन ईच विद अ लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। अब बोला जो दामियो था ना, जो पहले हमारी कैपिटल में आके, जो कहाँ आके रहता था, कैपिटल में रहता था, अब वो कहाँ रह सकता है, ओन टेरिटरी में, खुद की टेरिटरी में, खुद की टेरिटरी में रह सकता है, जो कि क्या होगी, ये तुम्हारे डोमेन की कैपिटल, डोमेन की कैपिटल में। ये बात समझ में आई। पहले वो किसकी कैपिटल में रहता था, कंट्री की कैपिटल में, अब किसी कैपिटल में आएगा, अपने इलाके के अपनी कैपिटल में रहेगा। थर्ड क्या बोला, लैंड सर्वे आइडेंटिफाइड ओनर्स एंड टैक्स पेयर्स एंड ग्रेडेड लैंड प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर स्टेबल रेवेन्यू बेसिस। अब जो थर्ड उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने क्या किया, लैंड सर्वे किया। अब लैंड सर्वे से क्या होगा, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा आपके राइट साइड पे, तो ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को क्या किया उनने ना, उसका सर्वे किया, मतलब 1 2, मतलब उसे पहले डिवाइड किया, उसके बाद सर्वे निकाले, 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9। उनने बोला 1 4 5 6 से ना हमें मतलब रोज के मतलब 100 रुपए मिल जाएंगे, बट जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है 2 3 7 8 9, इससे क्या होगा, इनसे हमें ना 50 रुपए मिलेंगे, तो हमारे हर दिन की टोटल इनकम कितनी, 150 रुपीज होगी। तो इससे नहीं ये फायदा हुआ लैंड सर्वे से कि उन्हें ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्हें ये पता चल गया कि क्या कहते हैं, कि हमें एस्टिमेट कितना रेवेन्यू मिल सकता है, कि किसी इस जगह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 4 5 6 से क्या होगा, हमें 100 रुपए मिल रहे हैं, और 2 3 7 8 से क्या होगा, हमें कम रुपए मिल रहे हैं। तो इससे जो गवर्नमेंट है उसे पता चलेगा कि मुझे फ्यूचर में कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं इन्वेस्ट करना है। 1 मिनट जरा रुकना, मैं चार्जिंग पे लगा दूं। मैं नहीं चाहता रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाए। ठीक है, हो गया। आगे कहाँ बात करते हैं, हाँ। The daimyo's capital became bigger, so that by the mid 17th century, Japan not only had the most populated city in the world, Edo, but also 2 other cities, Osaka, Kyoto, and at least half a dozen castle town with population over 50,000। ये चीज बोली गई कि जैसे दैम्यो को बोला गया, ठीक है, कि आप अपने डोमेन कैपिटल में रहो, उनके दीदी करके जो कैपिटल था ना इतना बड़ा बन गया, मिड 17th सेंचुरी के आते आते, मतलब 1650s के आते आते क्या होता कि उनकी कैपिटल इतना बड़ा हो गया था कि जापान में ना एक नहीं 3 बड़ी सिटीज थी। क्या होता है ना, बाकी सारी कंट्रीज में ना एक ही में, उस टाइम पे बाकी सारी कंट्रीज में सिर्फ एक ही बड़ी सिटी हुआ करती है, यहाँ लिखा है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऑफ द टाइम हैड ओनली 1 लार्ज सिटी, बट जापान में कहते 3 बड़ी कंट्री, 3 बड़ी सिटीज थी, एडो, ओसाका और क्योटो। उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 50,000। इस टाइम पे आपको हो गया 50,000 कोई पॉपुलेशन है, बट उस टाइम पे जब पॉपुलेशन कम करती थी तो 50,000 बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था। अब बोला गया एटलीस्ट हाफ अ डजन कैसल टाउन, मतलब कि हाफ अ डजन, मतलब डजन में कितने होते हैं, 12 हुए, हाफ अ डजन मतलब कि 6 टाउन्स में क्या होता है, जो पॉपुलेशन थी 50,000 के अप्रॉक्स हमें देखने को मिलती है। ये बात समझ में आई। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द कमर्शियल इकोनॉमी, क्रिएट फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी भी बूम होगी कि नहीं होगी। कमर्शियल इकोनॉमी मतलब कि लोग अब ज्यादा एड प्रचार करेंगे, जब खरीदने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे तो अब क्या करोगे, आप प्रचार भी ज्यादा करोगे ना, तो वही चीज बोलेगा कमर्शियल इकोनॉमी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और क्या बोले, फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम। आपको अब देखोगे आप खरीदोगे ज्यादा, बेचोगे ज्यादा, ये चीज हमें देखने को मिलती है कि आप ज्यादा खरीद रहे हो, ज्यादा बेच रहे हो। A person's merit began to be more valued than his status। अब क्या बोला, जो आदमी पहले क्या था, उनका स्टेटस वैल्यू करता था, कि वो शोगुन है, डायमो है या पीजेंट है, तो उसका स्टेटस पहले वैल्यू करता। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी थी, अब उसकी वैल्यू किस पे देखी जाती थी, कि वो कितना कमा रहा है, उसके पास कितना पैसा है, तब जाके उसका स्टेटस
कहा जाता है कि हाँ ये इस स्टेटस का आदमी है। उसके आगे, अ वाइब्रेंट कल्चर ब्लूम्ड इन द टाउन्स वेयर द फास्ट ग्रोइंग क्लास ऑफ मर्चेंट पैट्रोनाइज थ्रेड थिएटर एंड आर्ट। अब कहते हैं कि अलग अलग कल्चर जो था हमें जापान में ब्लूम करता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि जो ग्रोइंग क्लास है, ठीक है, ग्रोइंग क्लास ऑफ मर्चेंट्स, जो कि जो सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, ये मर्चेंट क्लास होती है। वो क्या करते हैं, जो थिएटर में जो काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट है, उन्हें क्या कर रहे हैं, पैट्रोनाइज कर रहे हैं, उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं, उन्हें अपने घर बुला रहे हैं, खिला रहे हैं। एक टाइप से हम देखते हैं कि आर्ट और जो आर्ट और थिएटर है वो यहाँ पे हमें डेवलप करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहाँ गया मैं? As people enjoyed reading, it became possible for gifted writers to earn a living solely by writing. अब क्या था, जैसे जैसे क्या होगा, लोग ज्यादा होंगे, ठीक है, कमर्शियल लोग, मतलब कमर्शियल इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे, बेचेंगे, मर्चेंट क्लास जो है, आर्टिस्ट और जो थिएटर करने वाले लोग हैं, उन्हें ज्यादा तारीफ किया जाएगा, ठीक है, और धीरे करके रीडिंग जब ज्यादा बढ़ी, जब ज्यादा रीडिंग बढ़ेगी तो राइटर्स है वो ज्यादा लिखेंगे, जब ज्यादा लिखेंगे तो उन्हें ज्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बात समझ में आई? In Edo, people could rent a book for a price of bowl of noodle. This show how popular reading had become and give a glimpse of the scale of printing. ये जो बोला एडो, मतलब जो कैपिटल है, वहां पे क्या है, अगर लोगों को क्या कहते हैं, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं, बुक को रेंट कर ले। मान लो 100 रुपए का क्या है, एक बाउल ऑफ नूडल आता है, मान लो 100 रुपए का एक पैकेट या एक बाउल ऑफ नूडल आ गया, ठीक है, उसी 100 रुपए का वो क्या करते हैं, एक बुक को रेंट पे ले सकते हैं। मतलब बुक रेंट करना इतना सस्ता था आज के टाइम पे। अगर आप नूडल देखें, मैं एक एग्जांपल ले लूं मैगी की, ठीक है, मैगी क्या है, 14 रुपीज की है कि नहीं है, इंडिया की करेंसी। तो आप 14 रुपीज का एक मैगी का पैकेट लोगे, उतने में आप 14 रुपए की कोई बुक लेके आप पढ़ लोगे, जो इससे ज्यादा मैगी से ज्यादा वैल्यूएबल हमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइम पे हमें ये पता चलता है कि कितना पॉपुलर जो रीडिंग थी कितनी पॉपुलर हो गई। अब प्रिंटिंग भी यहाँ पे जो थी, मतलब हम जो बात करेंगे ना प्रिंटिंग की, हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि प्रिंटिंग बुक्स वाले में, उसमें पता था कि जो चाइना से क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी लेके कहाँ गए थे, यूरोप में, और वहां पे जो बाइबल्स थी उन्हें काफी ज्यादा नंबर में प्रिंट किया गया था, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो बट यहाँ पे जापान में ना वो ना इस यूरोपियन स्टाइल प्रिंटिंग को मानते नहीं थे। अगर आप यहाँ देखो, प्रिंटिंग वॉज डन विद द वुड ब्लॉक, द जापानीज डिड नॉट लाइक द रेगुलर यूरोपियन प्रिंटिंग। उन्हें ये यूरोपियन की मशीन से प्रिंटिंग पसंद नहीं आती थी, तो क्या कहते हैं, ये जो वुड ब्लॉक्स होते हैं ना, उनका यूज होता है। वुड ब्लॉक जैसे आप ये देख रहे हो, आदमी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसे कार्व्ड कर रहा है, और इस कार्व्ड करने के बाद वो क्या करेगा, उसे इंक में डिप करेगा और उसे इस तरीके से, देखो ये उसे पहले एक पेपर पे बनाएगा, उसके बाद उसे वुड में क्या कहता है, कार्व्ड कर देता है, और उसके बाद उसे जो ये पेपर बुक्स होगी, नोटबुक्स होगी, क्लोथ्स होगी, उनपे क्या कर देगा, उन्हें प्रिंट कर देगा, ठीक है, उन्हें छाप देगा। तो इससे क्या, एक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं इसे, हमने भी स्कूल में सीखा था इसे, तो कि कैसे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जापान वॉज कंसिडर्ड रिच बिकॉज इट इंपोर्ट लग्जरी गुड लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना, टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। अब कहते हैं जापान एक बहुत एक क्या कहते हैं रिच कंट्री था, क्यों, क्योंकि उसने काफी सारी लग्जरी गुड, जैसे आज के टाइम में सिल्क देखो ना, सिल्क की साड़ी बहुत महंगी बिकती है, ठीक है, तो उस सिल्क को ना चाइना से इंपोर्ट करता था। टेक्सटाइल, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस टाइम बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है, आज भी अच्छी है, कोई नो डाउट। तो उस टाइम पे टेक्सटाइल जो कपड़े वगैरह हैं, वुल्स, कॉटन, लिनन, जूट, इन सबको क्या करता, जापान में इंपोर्ट करते थे। Paying for these import with gold and silver stained the economy and led to the Tokugawa put the restriction on the export of the precious metals. अब हुआ क्या कि जैसे अब मैं अगर जैसे जापान है, ठीक है, और ये चाइना है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, चाइना और इंडिया। तो जापान क्या करता, चाइना इंडिया से क्या करता, सामान को लेता था, और इन्हें पे किस में करता था, पे किस में करता था, गोल्ड में, ठीक है, सोने में और सिल्वर में। उस टाइम पे करेंसी तो थी नहीं, तो गोल्ड और सिल्वर में पे किया करता था। अब इससे क्या हुआ, जब अगर किसी कंट्री का गोल्ड सिल्वर कंटिन्यू बाहर फ्लो करता है, तो जो उसकी इकोनॉमी होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेन हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, ठहर जाएगी। क्योंकि किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी देखनी है तो उस गोल्ड कंटेंट उस कंट्री के पास कितना है, उससे कंट्री की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करती है। तो अब टोकुगावा फैमिली जो थी, जो शोगुन थे, ठीक है, जो शोगुन थे, वो क्या कहते हैं, उनने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, उन्होंने कहा नहीं, अब हम गोल्ड और सिल्वर को नहीं बेचेंगे, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को हम एज अ करेंसी यूज नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। दे ऑल्सो टुक स्टेप टू डेवलप सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजिन इन क्योटो सो दैट टू रिड्यूस इंपोर्ट। उनने क्या किया कि जो हम सिल्क चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना, इससे अच्छा हम निशिजिन में ही ना क्या करें, अपनी एक फैक्ट्री लगा दे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, निशिजिन है का NISHIJIN,
ठीक है, निशिजिन फुकुओका चाइना जापान। ओहो, देखो इतना भी नहीं चाहिए भाई गूगल अर्थ। ठीक है, आपको ये आइलैंड दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये पहला आइलैंड, दूसरा आइलैंड, तीसरा आइलैंड, चौथा आइलैंड। चौथा आइलैंड कौन सा था, हमने आपको बताया था, ये कौन सा है, क्यूनशू आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निशिंजिन जो है फैक्ट्री देखने को मिलती है, जो कि क्या सिल्क प्रोड्यूस करती थी। द सिल्क फ्रॉम निशिजिन केम टू बी नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो उनने क्या किया, अपना सोना चांदी बचाने के चक्कर में निशिजिन में फैक्ट्री लगा, और जो ये फैक्ट्री लगी वो वर्ल्ड की बेस्ट सिल्क बनाने में लगी। मतलब वर्ल्ड का बेस्ट सिल्क कहां से आता था, निशिजिन से आता था, जापान से। Other developments such as the increased use of money and the creation of a stock market in rice show that the economy was developing in the न्यू वेज। अब कहता है उनने और क्या चीज की, एक तो पहले तो उनने सिल्क इंडस्ट्री जो थी अपने यहाँ पे स्टैब्लिश कर दी, उसके बाद उनने मनी का यूज करना शुरू किया। ठीक है, उनने पैसा बनाना, लाइक मनी इकोनॉमी जो थी उन्हें डेवलप करनी शुरू कर दी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि राइस जो था, राइस भी उनने क्या किया, स्टोर करने लग गए, ज्यादातर खाने लगे। तो मतलब एक टाइप से ओवरऑल डेवलपमेंट जो यहाँ पे एक टाइप से इकोनॉमी वे में जो डेवलपमेंट थी जो जापान कर रहा था, हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, social and intellectual changes such as the study of ancient Japanese literature led people to question the degree of China influence and to argue that the essence of being Japanese could be found long before the contact of China in such early classic the tale of Games। देखो पहले मैं यहाँ तक समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझा देता हूँ। इसमें बोला गया जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हो रही थी, जैसे जैसे लोग अब मतलब बुक्स पढ़ रहे थे, नॉलेज गेन करते, तो एक सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब लोग बात करने लगे। ठीक है, जो जापानीज का जो एंशियंट कल्चर था उसके बारे में लोग बात करने लगे, जापान की हिस्ट्री के बारे में बात करने लगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेट पीपल क्वेश्चन द डिग्री ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। अब कहते हैं कि चाइना और जापान आसपास में है, तो वो ये चीज भी देख रहे थे कि यार जापानीज लिटरेचर में ना, जापानीज किताबों या जापानीज हिस्ट्री में हमें थोड़ा बहुत चाइना का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कि चाइना ने कितना रोल प्ले किया है जापान के हिस्ट्री में, कल्चर में। आर्ग्यू दैट द एसेंस ऑफ बीइंग जापानीज कुड फॉर्म फाउंड अलोंग लॉन्ग बिफोर द कॉन्टेक्ट विद चाइना। ये कहते हैं कि जो जापान है ना, जो जापानीज है वो चाइना से पहले के आए हुए लोग हैं। ठीक है, जापान की अगर हिस्ट्री देखो आप, चाइना की हिस्ट्री से बहुत पहले की है। क्यों, क्योंकि वो किताब है जिसका नाम क्या है, टेल्स ऑफ गेंजी। ठीक है, इन सच अर्ली क्लासिक एज द टेल्स ऑफ गेंजी एंड इन द मिथ्स ऑफ द ओरिजिन दैट सेड दैट द आइलैंड वाज क्रिएटेड बाय द गॉड एंड दैट द एम्परर वाज डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉडेस। बोला गया है कि जापान जो चाइना से पहले है। अब इसका सबूत कहां से मिलता है, टेल ऑफ गेंजी बुक जो है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बताया गया कि कैसे जापान का ओरिजिन हुआ था, कि जो भगवान है ना, जो गॉड है, उसने क्या किया, इस आइलैंड कंट्री को बनाया है। और जो सन का जो गॉडेस है, ठीक है, जो एम्परर है वो कौन है, सन का मतलब जो गॉडेस है उनका बेटा है। ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉडेस, सूर्य भगवान का बेटा कौन है, एम्परर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कहाँ गया, ये जो है द मीजी रेस्टोरेशन, ये हम अपनी पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहो।